हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ईवीएस का। ईवीएस के जो मैं पहले भी कई वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसमें भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए हैं। 30 करके हमने 30 सेट के वीडियो आपको बना के दिए हैं। 30 क्वेश्चनों के सेट के वीडियो बना के दिए हैं। उसमें आपको मैंने जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनका सेट आपको बना के दिया है, ताकि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के बारे में पता चल जाए कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन आपको फेस करने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम करीबन आपके 70 से 80 क्वेश्चनों के बीच में डिस्कस करेंगे। ये 70 से 80 क्वेश्चन आपके इस वीडियो में रहेंगे, जिनके बारे में मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चनों को जज करना है और अपने आंसर को राइट करना है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, ईवीएस का टॉपिक रहेगा। अपने कल के वीडियो में हम हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी कम से कम नहीं तो 100 क्वेश्चन हम हिंदी के लेंगे, क्योंकि हमें 24 मार्च तक अपने सारे सब्जेक्ट का सिलेबस निपटाना है और हमें एग्जाम क्या करना है, क्रैक करना है, यानी एग्जाम को क्लियर करना है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। आज हम ईवीएस के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो का जो ईवीएस का है लिंक में, इस वीडियो ईवीएस के जो वीडियो मैंने डाले हैं उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन पे जाके आप उन वीडियो में भी उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं, क्योंकि उसमें पेडागोजी वगैरह सभी के क्वेश्चन है सॉरी, उसमें क्या है, आपको पेडागोजी और हर चीज़ के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इनमें भी आज जो हम डिस्कस करेंगे ईवीएस का पोर्शन, ये पेडागोजी से रिलेटेड है। तो पेडागोजी के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर ले रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स लोगों को, सबको शेयर कीजिए, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए करिए। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सामने लिखा हुआ है यहाँ पे, पर्यावरण शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द की मूल अभिव्यक्ति करता है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है पर्यावरण शब्द जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी क्या करेगा, अभिव्यक्ति करेगा। तो पहला आप यहाँ देखते हैं ऑप्शन, हम थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे देखो पहला लिखा है समस्त पारिस्थितिकी, यानी इसका कहने का मतलब पूरे इकोसिस्टम को बताता है ये। जैविक घटक, उसके बाद बोला भौतिक परिवेश, उसके बाद वातावरणीय दशाएं। ठीक है, यानी इन्वायरमेंटल डायरेक्शन को दशाएं जो होती हैं उनको बताएगा। जैविक घटक यानी आप जिसको बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं उनको बताएगा, या भौतिक परिवेश, ठीक है, इनको बताएगा। तो आप देखेंगे पर्यावरण हमारा किससे रिलेटिव होता है, इकोसिस्टम से रिलेटिव होता है, यानी समस्त पारिस्थितिकी इसके अंदर आएंगे। यानी फर्स्ट वाले का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ए वाला आपका क्या रहेगा, राइट रहेगा। उसके आप देखेंगे पर्यावरण का जनजीवन से क्या क्या संबंध है। देखो पर्यावरण, इसको तो आप बिल्कुल बिना सोचे समझे मान सकते हैं कि इसका पर्यावरण का जनजीवन से क्या होगा, घनिष्ठ संबंध होता है। इसको तो आप अच्छे से जज कर लेंगे, इसमें कोई इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन आ गया है, ENVIRONER शब्द जो है भाषा, किस भाषा से लिया गया है आप ठीक है, ENVIRONER जो वर्ड है आपका किस भाषा से लिया गया है। तो इसका आंसर आप देखेंगे थर्ड वाले का, ये हमारे क्या फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। आप इसको वैसे इन्वायरोनर भी पढ़ सकते हैं, इन्वायरोनर पढ़ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर आप वैसे कैपिटल लेटर वाइज लेटर पढ़ें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर फ्रांसीसी हो गया। अगला फोर्थ वाले का देखेंगे आप, पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा तथ्य क्या है, सही है, यानी राइट आपको सही की बात कर रहा है। तो आपको उन ऑप्शन को चुनना है जो आपके लिए क्या हो, राइट हो। देखो जो क्वेश्चन, जो ऑप्शन आपको क्या लगे, सही लगे, उसी को आपने चुनना है। तो उसका तरीका भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे क्वेश्चन आपके, सॉरी, ऑप्शन आपके राइट रहेंगे। ठीक है, तो पेडागोजी में आप उन्हीं क्वेश्चनों को टिक कीजिए करिए जो आपके क्या हों, सटीक हों और थोड़े बड़े से लगें। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। जब आप क्वेश्चनों के आंसर को जज करने में आपको दिक्कत आती है तो आप उस ऑप्शन को टिक करा करें जो आपको सबसे बड़ा दिखे, क्योंकि जिसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होगी वही आंसर उसका क्या होता है, राइट होता है। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो कैसे, पर्यावरण जैविक तत्वों का समूह है, ये बात भी बिल्कुल सही है। पर्यावरण अजैव तत्वों का समूह है, ये बात भी सही है। उसके बाद आप देखो ये ऑप्शन आपके राइट हो सकते हैं। जब अजैव और जैविक दोनों तत्व आपको मिल रहे हैं तो ये दोनों जिस ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे आप, पर्यावरण जैविक और अजैविक तत्वों का समूह है। देखो ये दोनों यहाँ पे आपके इंक्लूड होके आ गए हैं। तो जब ए और बी दोनों हैं तो तीसरा वाला के अंदर क्या है, आपको जैविक भी मिल रहा है और अजैविक दोनों तत्व मिल रहे हैं। तो आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे देता उपरोक्त में से उपरोक्त सभी,
ठीक है। तो आप उपरोक्त सभी को भी टिक नहीं मारते, क्यों? क्योंकि आपको दोनों जिस ऑप्शन के अंदर मिलेंगे उसी को आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। यहाँ पर तो उपरोक्त में से कोई नहीं बोल रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं। जिसमें जैविक और अजैविक घटक दोनों होते हैं, यानी तत्व पाए जाते हैं, वही हमारा क्या होगा, पर्यावरण होगा। ठीक है। उसके बाद अगला आप देखेंगे 5th वाले का जो आपका ऑप्शन है आपके, और पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ होता है? पर्यावरण के महत्व का ज्ञान होता है, बिल्कुल सही बात बोलता है ये। पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही बात है। प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय ज्ञात होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 6th वाला क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। देखो प्राकृतिक पर्यावरण जो होगा वो डायरेक्ट किसको प्रभावित करेगा, इस बारे में बताना है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन आप देखेंगे कौन कौन से हैं। पहला कह रहा है जनसंख्या घनत्व को, ये भी बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। खान पान को प्रभावित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। यातायात के साधनों को प्रभावित करता है, ये भी बिल्कुल राइट है। तो आपका डी नंबर का जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 99% आपके जो ऑप्शन रहते हैं उपरोक्त सभी वाले ही राइट रहते हैं। देखोगे अब आप यहाँ पे, पर्यावरण शिक्षा से क्या आशय है? पर्यावरण संबंधी जानकारी मिलती है, ये हम पीछे ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। पर्यावरण के प्रभावों की जानकारी बिल्कुल सही है। पर्यावरण प्रदूषण प्रभाव नियंत्रण एवं इसकी जानकारी मैं 33 इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा पहले ऊपर आ चुका है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे फटाफट आ जाए, अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है कि पर्यावरण के संबंध में कौन सा कथन हमारा क्या हो जाए, असत्य हो जाए, यानी नेगेटिव की पहचान करनी है, यानी गलत वाला जो नेगेटिव होगा उसकी पहचान आपने करनी है। कह रहा है 8th वाले का हम देखेंगे, क्या कह रहा है, जीवों के चारों ओर की वस्तुएं पर्यावरण बनाती हैं। ठीक है, ये बिल्कुल राइट है। जीवों के चारों ओर की वस्तुएं क्या बताएंगी, पर्यावरण को बनाएंगी। जैविक और अजैव घटक पर्यावरण के मुख्य भाग हैं, ये भी बिल्कुल राइट है। पर्यावरण में ऊर्जा का अक्षय भंडार है, बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण अपरिवर्तित रहता है, ये गलत बात है। ये आपका आंसर राइट हो जाएगा, ये रॉन्ग है, यानी हमें गलत की पहचान करनी है, तो वो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऊपर वाले तीनों आपके क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। तो गलत वाला आपका कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। पर्यावरण अपरिवर्तित नहीं रहता, पर्यावरण बदलता रहता है। ठीक है, पर्यावरण के संदर्भ में विश्व स्तर पर सोच कहाँ से प्रारंभ हुई? देखो यहाँ पे 9th वाले की बात कर रहा है, कह रहा है पर्यावरण के संदर्भ में विश्व स्तर पर अगर हम देखते हैं तो हम क्या कहेंगे कि इसकी सोच कहाँ से प्रारंभ की गई है। तो इसका डायरेक्ट आप आंसर मारेंगे फिनलैंड से, यानी डी वाला जो ऑप्शन आपका है क्या राइट रहेगा, फिनलैंड से इसकी सोच को क्या किया था, प्रारंभ किया गया था। आगे देखेंगे पर्यावरण शिक्षा की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई। कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा की जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस रखी गई थी वो आपकी कहाँ पे आयोजित की गई थी, उसका आंसर आपका रहेगा बेलग्रेड में। ठीक है, इसका आंसर कौन सा रहेगा, बेलग्रेड में, और इसका दूसरा नाम आपको दे रखा है यूगोस्लाविया दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपका किया गया था। उसके बाद आगे आ जाते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चनों को एक साथ ले लेते हैं, 11th और 12th वाले को। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण का उत्तरदायित्व किस पर है। देखो सार्वजनिक जो संपत्ति होती है उसके संरक्षण का जो उत्तरदायित्व रहता है वो किस पे रहेगा, यानी आप यहाँ देखेंगे सरकार पर, नागरिक एवं सरकार पर, और नागरिक पर, और इनमें से कोई नहीं। तो देखो अधिकतर बच्चे, मैं आपको बताता हूँ, नागरिक और सरकार दोनों पर टिक करेंगे, और ये बिल्कुल गलत है। जब नागरिक और सरकार दोनों की बात कर रहा है तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नागरिक पे होगा नहीं, ये केवल किस पे रहेगा, सरकार की बात करेगा। सरकार वाला आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अधिकतर बच्चे नागरिक एवं सरकार पर टिक करेंगे, ये आपका बिल्कुल गलत है। चाहे तो आप पर्यावरण अध्ययन जब आपके बुक से पैराग्राफ जो इसमें दिए रहते हैं, जो आपने बुक इस्तेमाल कर रहे होंगे, उसमें पर्यावरण के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण आपका टॉपिक जो होगा उसमें आप पढ़ लेना। ये सब किस पे डिपेंड करता है, सरकार पे डिपेंड करता है। गृह स्वच्छता के अंतर्गत वार्षिक स्वच्छता कौन सी है। देखो आपको कह रहा है जब आप घर की सफाई करते हैं तो ऐसी कौन सी स्वच्छता है जो वर्ष में एक बार आप करते हैं। ठीक है, वर्ष में एक बार आप करते हैं तो वो आपका रहेगा घर की पुताई। ठीक है, टॉयलेट आप डेली साफ़ करते हैं, रसोई की डेली सफाई होती है, स्टोर की सफाई आप 2-3 महीने में आप कर सकते हैं, चाहे साल में 2-3 बार करें चाहे 10 बार करें, उसको आप कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, घर की पुताई जो है आपका क्या होता है, वार्षिक में होती है। देखो दो क्वेश्चन हम एक एक साथ ले रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी वीडियो कंप्लीट कर लें हम।
पर्यावरण को शिक्षण में स्थान मिलना चाहिए। देखो पर्यावरण को शिक्षण में कौन सा स्थान मिलना चाहिए, आपकी क्या राय होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो पर्यावरण को जो है क्या है, प्रथम स्थान मिलना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, उच्च स्तर पर ये भी बिल्कुल गलत बात है, उपरोक्त सभी ये भी बिल्कुल गलत बात है। हमें प्राथमिक स्थान देना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा वो आपका किस तरीके का होगा, आपको ये बताना है। पर्यावरण शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है आयु और शैक्षिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। देखो एक समान बिल्कुल गलत बात है। आप कोई बड़ा है कोई छोटा है, अब सबको एक चीज़ सिखाई जाएगी तो वो बिल्कुल गलत बात है। आयु के अनुसार नहीं, ये भी गलत बात है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कम उम्र में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, वो भी गलत बात है। शैक्षिक स्तर के अनुसार ये भी गलत बात है। आयु और शैक्षिक स्तर के अनुसार ये बिल्कुल ठीक रहेगा। बच्चे की उम्र के अनुसार देखा जाएगा कि उसको किस किस चीज़ का शैक्षिक स्तर उसका बढ़ाना चाहिए, उसको किस किस चीज़ की जानकारी किस समय देनी चाहिए, ये चीज़ का बिल्कुल ठीक रहेगा। आप यहाँ देखेंगे सामान्य से विशिष्ट की ओर, बहुत बढ़िया। आगे नॉर्मल से स्पेशल की ओर किस शिक्षण विधि अपनाई जाती है, कौन सी ऐसी विधि है जो नॉर्मल से विशिष्ट की ओर जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी वाला रहेगा। निगमन विधि जो है वो क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। इस क्वेश्चन को देख के मुझे एक चीज़ और याद आ गई है। अभी जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने पेडागोजी मैथ के क्वेश्चन बताए थे आपको, तो उसमें एक क्वेश्चन था उदाहरणों को लेकर, यानी उदाहरणों को सीखने के बाद उदाहरणों से ही हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन था 27 नंबर का। उसमें भी कई बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उसका आंसर भी हमारा निगमन विधि है। मैंने कई बच्चों को बताया है 27 का जो है ए वाला ऑप्शन है निगमन विधि। इसमें आगमन विधि में ऐसा नहीं होता है। निगमन विधि में क्या होता है, उदाहरणों की सहायता से ही हम क्या करते हैं, उदाहरणों से या किसी चीज़ को सीखने के बाद हम उसी से क्या करते हैं, उसका निष्कर्ष निकालते हैं। पहले हम चीज़ों को सीख लेते हैं, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, उसका निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, उदाहरण के आधार पर ही हम उसका निष्कर्ष निकालते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। कई बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपके मैथ के पेडागोजी के क्वेश्चन बिल्कुल राइट जाएं, कहीं पे भी आपको दिक्कत महसूस ना हो। ठीक है, टेंशन इस चीज़ की बिल्कुल मत लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन जो बताए जाएंगे बिल्कुल सटीक बताए जाएंगे, इनके आंसर में कोई भी कंफ्यूज, मैं पहले चेक कर लेता हूँ, उसके बाद ही आपको आंसर बता। हो जाता है कभी कभी एक एक दो दो क्वेश्चनों में कभी कभी हो जाता है कि आंसर थोड़े मिसमैच खा जाएं, आपने कुछ और पढ़ा हो और ऑप्शन में वीडियो बनाते हुए टिक समझाने में या पढ़ने में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैं भी लाइव आपके सामने पढ़ता हूँ और आपके सामने ही आंसरों को टिक करता हूँ। ठीक है, तो उसमें कभी कभी हो जाता है कि ऑप्शन गलत टिक हो जाए। वैसा तो मैं पूरा जज करके ही अच्छे तरीके से दो दो तीन तीन बार पढ़ के समझ के ही उसको टिक करता हूँ आपके सामने। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ लिखा है कुमारी हेलेन पार्श्व सर्ट ने किस विधि का निर्माण किया। ये जो नाम आपका लिखा है कुमारी हेलेन जो लिखा हुआ है, इसने किस विधि का निर्माण किया था, तो 16 वाले का आप आंसर देखेंगे वो था आपका डाल्टन विधि। ठीक है, डाल्टन विधि का निर्माण किसने किया था, कुमारी हेलेन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा 16 वाले का। यहाँ पे देखेंगे आप निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है। देखो नेगेटिव बात कर रहा है यहाँ पे, नेगेटिव बात कौन सी रहेगी आपकी, जो पर्यावरण शिक्षण की प्रक्रिया का कौन सा पर्यावरण शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है, नेगेटिव बात कर रहा है। तो देखो आप यहाँ 17 वाले का जो ऑप्शन लगाए, देखो शिक्षक जो है ये भी शिक्षण प्रक्रिया में बहुत अपनी भूमिका निभाता है। शिक्षार्थी यानी जो शिक्षा लेगा वो भी बहुत ज़्यादा अपनी वो उपयोगिता दिखाएगा। ठीक है, उसका अंग होगा। शिक्षण विधि भी बहुत ज़रूरी है, यानी मेथड जब शिक्षण का पता होगा तभी तो शिक्षा दी जाएगी, यानी शिक्षण का काम किया जाएगा। कक्षा कक्ष ये इसका नेगेटिव सेंस है, इसकी कोई वो नहीं है। ठीक है, इसका कोई संबंध हम नहीं कह सकते, अंग नहीं बोल सकते आप इसको, कक्षा कक्ष को। ठीक है, बच्चे खुले में भी बैठ के शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, समाज में भी शिक्षा का वो शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, कोई ऐसी इसमें इशू वाली बात नहीं है। शिक्षण में शिक्षा देने वाला और शिक्षा ग्रहण करने वाला और उसको बताने के तरीके, इन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कोई खुले में बैठ के शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, कोई कमरे में बैठ के भी कर सकते हैं, कोई इसका फिक्स नहीं कहेंगे आप कक्षा कक्ष, ये जरूरी नहीं है। कक्षा कक्ष आपका क्या हो जाएगा, इनके अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे किस शिक्षण प्रणाली में पाठ का ठेका दिया जाता है। वाह कितना बढ़िया क्वेश्चन लिखा है। किस शिक्षण प्रणाली में पाठ का ठेका दिया जाता है, जैसे मकान बना रहे होंगे। देखेंगे यहाँ पे किस शिक्षण प्रणाली में क्या होगा, पाठ का ठेका दिया जाता है। तो 18 वाले की बात करेंगे आप, डाल्टन। यानी डाल्टन प्रणाली में क्या होगा, शिक्षण प्रणाली में पाठ का क्या दिया जाए, ठेका दिया जाता है।
क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, थोड़ी बीच में कॉमेडी भी होनी चाहिए जिससे थोड़ा पढ़ाई में मज़ा आ जाए। किस शिक्षण विधि को बालोधान विधि कहा जाता है? किस शिक्षण विधि को बालोधान विधि कहा जाता है? ठीक है, यानी आगे देखेंगे आप इसमें कौन सी विधि रहेगी आपके 19 वाले की, आपकी होगी किंडरगार्टन। ठीक है, इस विधि का नाम क्या होगा? किंडरगार्टन। उसके बाद देखेंगे, देखो अज्ञात से ज्ञात की ओर, क्या बात कर रहा है? अज्ञात से ज्ञात की ओर किस शिक्षण विधि में अपनाई जाती है? आप लेंगे अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी शिक्षण विधि अपनाई जाती है, तो वो आपकी कौन सी विधि होगी? निगमन विधि। ठीक है, कौन सी विधि होगी? निगमन विधि। 20 वाले का ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? बी वाला राइट हो जाएगा। थोड़ा पानी वानी पीने चले गए थे, ठीक है, थोड़ा पानी रखा हुआ है तो उसी को पी लें। आगे देखेंगे आप अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, ब्राह्मण, अच्छा अज्ञात से अज्ञात वाला हो गया, हाँ ठीक है। 21 वाला आप देखेंगे, थोड़ा स्लाइड को और ऊपर कर लेते हैं, फिर दो क्वेश्चनों को एक साथ कवर कर लेंगे। भ्रमण निम्नलिखित विधि का उदाहरण है, यानी भ्रमण जो है आपके कौन सी विधि का उदाहरण है? तो आप यहाँ देखें निरीक्षण विधि का, यानी किसी चीज़ का जब आप निरीक्षण करेंगे तभी आप भ्रमण करेंगे, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि निरीक्षण विधि के अंदर हम भ्रमण को क्या करते हैं? रख सकते हैं। देखो यहाँ लिखा है किंडरगार्टन प्रणाली में उपहारों की संख्या। देखो किंडर प्रणाली जो थी, किंडरगार्टन प्रणाली जो थी, उसमें उपहारों की संख्या कितनी थी? 22 वाले का आप जज करेंगे 20। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा ध्यान में आ रहा है, गार्टन प्रणाली के अंतर्गत मैं पहले आपको बता चुका हूँ, शायद इसमें 20 कार्ड होते हैं और वैसे अगर देखा जाए तो 31 कार्ड होते हैं, मैंने शायद आपको बता रखा है। ये शायद CDP के चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के अंदर भी ये क्वेश्चन आ चुका है। बहुत पेडागोजी के क्वेश्चन आपको बिल्कुल एक दूसरे से मिलते हुए ही दिखाई देंगे। ठीक है, मुझे ध्यान में आ रहा है ये क्वेश्चन मैं अपने CDP वाले उसमें भी बता चुका हूँ आपको। ये किसी सेट में भी 2019 में या 2018 के सेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है किंडरगार्टन पर। वहाँ पे खाली गार्टन प्रणाली के में कार्डों की संख्या कितनी होती है गार्टन करके है, तो यहाँ पे किंडरगार्टन आ चुका है। तो आप क्या लिखें? गार्टन प्रणाली में कार्डों की संख्या भी आता है और उपहारों की संख्या भी आता है। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से आप कितना लिखेंगे? 20 लिखेंगे। वैसे 31 होती है बट यूज़ में कितने लाए जाते हैं? 20 ही लाए जाते हैं। मुझे याद आ गया है क्वेश्चन, मैंने आपको CDP के उसमें बताया हुआ है। क्रियाकलाप का विचार शिक्षा क्षेत्र में स्थापित करने का प्रेरणा माना जाता है। क्रियाकलाप का विचार जो है शिक्षा क्षेत्र में स्थापित करने का प्रेरणा माना जाता है। किसको माना जाएगा? 23 वाले का ऑप्शन नंबर आप देखेंगे रूसो को। ठीक है, किसको माना जाएगा? रूसो को। उसके बाद देखेंगे सूक्ष्म से स्थूल की ओर। देखो बहुत बढ़िया, सॉरी, स्थूल से सूक्ष्म की ओर किस शिक्षण विधि को अपनाया जाता है? देखोगे आप स्थूल से सूक्ष्म की ओर किस शिक्षण विधि को अपनाया जाता है? आप देखेंगे 24 वाले का जो ऑप्शन नंबर रहेगा आपका आगमन विधि। आपका क्या रहेगा? स्थूल से सूक्ष्म की ओर कौन सी विधि रहेगी आपकी? स्थूल से सूक्ष्म। देखना है, ध्यान से रख लेना, स्थूल से सूक्ष्म है, सूक्ष्म से स्थूल होता तो निगमन विधि आप मान देते। ठीक है, निगमन विधि आप लगा देते अगर क्या होता आपका सूक्ष्म से स्थूल की ओर होता तो। देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है प्रोजेक्ट प्रणाली का संबंध है। प्रोजेक्ट प्रणाली का जो संबंध है आपका किससे रहेगा? प्रोजेक्ट प्रणाली का संबंध आपका रहेगा किलपैट्रिक से। प्रोजेक्ट प्रणाली का संबंध किससे? आपका किलपैट्रिक से। लिखा है यूनेस्को का अर्थ है। यूनेस्को का अर्थ आपको कल भी बताया था मैंने कि यूनेस्को का अर्थ हमारा क्या है, जो हमने कल मैथ पेडागोजी का क्वेश्चन डाला था उसमें भी आपको बताया गया था कि यूनेस्को का अर्थ हमारा रहेगा मैं खोजता हूँ, यानी खोज करना जो आएगा उसके अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वेनिटी का प्लान में महत्व दिया जाता है। वेनिटी का प्लान जो होगा उसमें किसको महत्व दिया? फटाफट हम क्वेश्चनों को हटा लेते हैं। व्यक्तित्व को महत्व दिया जाता है, इसको आप याद रखेंगे, व्यक्तित्व को आपको महत्व दिया जाएगा। आगे देखेंगे हम फटाफट, पाठ योजना में शिक्षण उद्देश्य होना चाहिए। देखो पाठ योजना के अंतर्गत जो हमारा शिक्षण उद्देश्य होगा वो कैसा होना चाहिए? स्पष्ट एवं वास्तुनिष्ठ। मेरे को तो ये राइट लग रहा है, 28 वाले का जो है पहला वाला ही राइट कर लेते हैं, मेरे को तो यही राइट लग रहा है। अभी और ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। व्यक्तिनिष्ठ होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। अस्पष्ट, जब स्पष्ट ही नहीं होगा पाठ योजना तो बच क्या समझ में आएगा? अनिश्चित होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है, पहला वाला ही हमारा राइट रहेगा।
ठीक है, आगे देखेंगे आप 29 वाले क्वेश्चन को। पाठ योजना को अत्यंत वैज्ञानिक, निश्चित एवं व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है? यानी पाठ योजना को अत्यंत वैज्ञानिक, निश्चित और व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय जाएगा वो आपका किसका जाएगा? 29 वाले का जो ऑप्शन जाएगा हर्बर्ट को। ठीक है, किसको जाएगा? हर्बर्ट को जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री। दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री जो है आपकी 30 वाला जो है उसका ऑप्शन नंबर आपको कौन सा रहेगा? चलचित्र रहेगा। दृश्य से रिलेटेड जो है आपका कौन सा रहेगा? चलचित्र रहेगा। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूँ, कल वाले वीडियो में हमने आपको बताया था पेडागोजी के क्वेश्चन में। यहाँ पे आ जाइए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 31 वाला क्वेश्चन। कौन सी प्रतियोगिता सभी के लिए संभव नहीं होती? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सी प्रतियोगिता आपकी ऐसी है जो सभी के लिए संभव नहीं होती। 31 वाले का आंसर देखेंगे आप। सामान्य ज्ञान बिल्कुल हो सकती है सभी के लिए संभव। ठीक है, निबंध लेखन सभी के लिए हो सकता है, खेल भी सभी खेल सकते हैं, बट कठपुतली मंचन जो है सभी के लिए नहीं होगा, यानी बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला आप देखें प्राकृतिक संरक्षण में संबंधित कार्य। प्राकृतिक संरक्षण से संबंधित कार्य वृक्षारोपण, ये बिल्कुल राइट है। पेड़ पौधों की सुरक्षा, ये भी बिल्कुल राइट है। जलाशयों की सफाई, ये भी बिल्कुल राइट है। 32 वाले का आपको कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी वाला राइट हो जाएगा। बिल्कुल खतरनाक तरीके से हम पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल एक एक चीज़ को अच्छे से क्लियर करेंगे, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए आप। विचार विनिमय संबंधी क्रियाकलाप हैं। विचार विनिमय संबंधी, विचार विनिमय का मतलब हो गया आदान प्रदान, अपने विचारों को आदान प्रदान करना संबंधी ऐसा क्रियाकलाप कहाँ किया जाता है? चित्रण के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, प्रदर्शनी के, या प्रोजेक्ट के माध्यम से। ऑप्शन नंबर 33 का जो है आपका रहेगा सेमिनार के माध्यम से। ठीक है, चित्रण के माध्यम से आप अपने विचारों का विनिमय नहीं कर सकते, सेमिनार के माध्यम से ही आप करेंगे। खेल का संबंध, खेल का संबंध है स्वास्थ्य से, मानसिक संतुलन से। चलो पहले ऊपर कर लेते हैं स्लाइड को, फिर बात करते हैं इसके लिए। यहाँ पे देखें खेल का संबंध जो है स्वास्थ्य से, मानसिक संतुलन से, संवेगों के नियंत्रण से, या उपरोक्त सभी से। देखो खेल एक हमारी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम इन सब चीज़ों को इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, खेलने से स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, मानसिक संतुलन भी ठीक रहता है, संवेगों का नियंत्रण, यानी जो आपके बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो भी क्या रहेंगे? कंट्रोल में रहते हैं, उपरोक्त सभी। ठीक है, छोटे बच्चे स्वभावतः होते हैं नटखट या उदंड, शांत एवं सुशील, सरल एवं जिज्ञासु, या घुमक्कड़ एवं खिलाड़ी। देखो छोटे बच्चे जो होंगे 35 वाले का आप लगाएंगे सरल और जिज्ञासु, यानी सरल और क्या होते हैं? जिज्ञासु होते हैं, हर चीज़ को जानने की वो इच्छा रखते हैं। ठीक है, यानी उनमें जिज्ञासु होती है। कोई अगर आप उन्हें कहानी सुनाओगे तो वो और सुनने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या बताया जा रहा है। विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य समागामी क्रियाओं के बारे में आपकी राय है। देखो विद्यालय में जो हमारी क्या की जाती है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती हैं, उनके बारे में आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे? ये भी शिक्षा के आवश्यक अंग हैं। ये क्या कह रहा है कि ये भी क्या है? आपके शिक्षा के आवश्यक अंग हैं। देखो मेरे को तो ये थोड़ा राइट नहीं लग रहा है, क्रॉस कर लेता हूँ, बट आगे देखते हैं। भी इनसे पठन पाठन में बाधा आती है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, इनसे बच्चों के सामित्रिक गुणों एवं सहभागिता का विकास, देखो आ गया क्या? विकास होना। ये तो बिल्कुल राइट हो सकता है, ये तो बिल्कुल राइट ही होगा, मेरे अकॉर्डिंग राइट है। अभी चेक कर लेते हैं लास्ट वाले ऑप्शन को पढ़ के, फिर हम बता देंगे। इनसे छात्रों और अध्यापकों का मनोरंजन होता है, ये तो बिल्कुल गलत है, यानी सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है, क्यों? आज की जो शिक्षा प्रणाली है शिक्षित बेरोजगारी को क्या कर रही है? बढ़ाने वाली है, ऐसा क्यों? देखो 37 वाले का आंसर हम लगाएंगे किस तरीके से? व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं है, बिल्कुल सही बात है। यानी जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है उसे हमने शिक्षा के अंदर नहीं रखा है, तो पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखो शिक्षा के मात्र से, ये बिल्कुल गलत बात है। शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। शिक्षा का तो पता है ना, तभी तो पढ़ा रहे हैं। विद्यालयों में निरंतर छात्र संख्या का दबाव बढ़ रहा है, ऐसे बिल्कुल गलत बात है। दबाव, बच्चे बढ़ रहे हैं तो उनको पढ़ाने वाले टीचर भी वहाँ अवेलेबल हैं। ठीक है, एक अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती है, यानी एक अध्यापक अगर किसी कक्षा में पढ़ा रहा है तो उसे कब जब सबसे अच्छा फील होता है? कब? पहला कह रहा है छात्र एक दूसरे से पूछ कर लिखते हैं, बिल्कुल गलत बात, पहला वाला। सभी छात्र शांत होकर ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं,
चलो आगे देखते हैं, भी थोड़ा सा लग रहा है ठीक ठाक। ब्लैक बोर्ड पर लिखे को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं, ये थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। चलो अभी देख लेते हैं, वैसे सबसे बड़ा आंसर है ये। आगे देखते हैं, शिक्षण के समय प्रश्न पूछते रहते हैं। देखो चारों ऑप्शन नीचे के 3 बी और डी में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, एक बार दोबारा से रीड कर लेते हैं 38 वाले को। देखो ए वाला तो बिल्कुल गलत है, वो तो मैंने आपको पूछ कर तो करेंगे। ब्लैक बोर्ड पर लिखे काम को अगर उतार लेंगे तो कभी भी शिक्षक खुश नहीं होता है। यहाँ पे देखेंगे सभी छात्र शांत होकर ध्यान पूर्वक उसको सुनते हैं। देखो अब दोबारा आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय सबसे अधिक प्रसन्नता कब होती है? देखो अगर अध्यापक यहाँ पे अगर किसी कक्षा में पढ़ा रहा है, मान लीजिए आप ही किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है, प्रसन्नता कब होती है? जब आपकी बात बच्चे ध्यानपूर्वक सुने। तो ऐसा ऑप्शन किस नंबर में आ रहा है? बी वाले में आ रहा है। ठीक है, अगर आप एक अक्षर बोल रहे हो, बच्चे आपसे 2 क्वेश्चन कर दे रहे हैं, या आप 4 अक्षर बोल रहे हैं तो बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछने लग जा रहे हैं कि सर ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको इसमें खुशी नहीं होगी, आपको थोड़ा अजीब सा फील होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्रसन्नता तब होती है जब आप समझा रहे हैं, बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। प्रयोगशाला विधि द्वारा छात्रों के अध्ययन को किया जाता है निर्देशित, पथ प्रदर्शित, निर्देशित एवं पथ प्रदर्शित, उपयुक्त में से कोई नहीं। 39 का जो आपका रहेगा पथ प्रदर्शित। प्रयोगशाला विधि से आप बच्चों को क्या करते हैं? पथ प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उनके सामने रास्ता रखते हैं। देखो क्वेश्चनों में कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट करके बताएं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कल के क्वेश्चन में बच्चों ने कमेंट करके बताया, मैंने कई बच्चों के डाउट क्लियर करे हैं, उनको लिख के भी दिया है मैंने। ठीक है, अगर उनको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप निरीक्षण विधि को ध्यानपूर्वक पढ़िए, निगमन विधि को ध्यानपूर्वक पढ़िए, आपको सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। छात्रों में कितना और किस सीमा तक ज्ञान अर्जन किया छात्रों ने कितना और कितने है, मैंने का पढ़ लिया। छात्रों ने कितना और किस सीमा तक ज्ञान को क्या किया, अपने अंदर अर्जित किया, इसका पता लगाया जाता है। देखो मूल्यांकन से हो सकता है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। परीक्षण से, ये परीक्षण से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभिलेखों की जांच करके द्वारा ये भी हो सकता है। तो 40 वाले का आप आंसर कौन सा लगा सकते हैं? जब इसमें हमें सबसे सटीक आंसर देखना पड़ेगा। देखो परीक्षण से नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ बोले छात्रों में कितना और किस सीमा तक उनके अंदर दिमाग आया है। तो आप जब उनका टेस्ट लेंगे, तो टेस्ट के बाद उसका मूल्यांकन जब आप करेंगे ना, तो मूल्यांकन करने पे क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि अगर मैंने उसे 20 क्वेश्चन दिए हैं तो 20 में से उसने कितना काम कर लिया है। ठीक है, तो आपका वो मूल्यांकन जब आप उसका करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभिलेखों की जांच करके कोई बड़ी भारी बात नहीं है, तो लिखने में तो कोई भी हर कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, बालकों की बौद्धिक क्षमता का पता लगाना। बालकों की बौद्धिक क्षमता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं? बालकों की बौद्धिक क्षमता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं? निबंधात्मक और वास्तुनिष्ठ, और ये दोनों प्रकार के, या इनमें से कोई नहीं। देखो अब थोड़ी देर के लिए मैं ये क्वेश्चन का आंसर आप पे छोड़ता हूँ, बिल्कुल 2 या 3 सेकंड के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम आपने पेपर में ख़राब नहीं करना है। 30 क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चनों को करने में ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाएंगे तो सिर्फ 15 मिनट से ऊपर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैथ का पोर्शन आपका ऐसा होता है जिसको आपको आधा घंटा देना ही पड़ता है। क्योंकि कोई क्वेश्चन अगर आपको घुमा देगा तो आप 1 मिनट की जगह उसमें 5 मिनट भी अपने गंवा देते हैं। तो इसलिए जो आपके ईवीएस का पोर्शन है, चाइल्ड डेवलपमेंट का पोर्शन है, इसको आप आधे घंटे के अंदर या 35 मिनट, हद से हद कोई बच्चा बिल्कुल ही पढ़ने में मतलब लापरवाही कर रहा है, या जिसको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, वो हद से हद 40 मिनट ले इन क्वेश्चनों को करने में, इससे ज़्यादा टाइम वो ना ले। मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जितना जल्दी आप क्वेश्चनों को करेंगे, इन क्वेश्चनों में इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आपका एक एक डाउट यहाँ क्लियर किया जा रहा है। देखो 41 वाले का आपका आंसर जो रहेगा, 41 वाले का आप देखेंगे जिसमें आपका निबंध भी पूछा जाए और वास्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछा जाए, तो ऐसा ऑप्शन आपका कौन सा है? सी वाला है। तो आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। बालक का विकास प्रभावित होता है। बालक का जो विकास होगा वो कब प्रभावित होगा? देखो यहाँ पे लिखा है पर्यावरण से, पोषण से, वंशानुक्रम से और उपरोक्त सभी से। आंसर मैंने आपको कहा है जहाँ पे उपरोक्त सभी मिले, बिना सोचे समझे, जब आपको आंसर कैलकुलेट करना ना आ रहा हो, ना आप आंसर को जज ना कर पा रहे हो, और ऑप्शन में आपको लिखा हो क्या, उपरोक्त सभी, तो कुछ मत सोचना, सीधे लगा देना उपरोक्त सभी। ठीक है,
अगर यहाँ पे उपरोक्त सभी ना होता, मान लेते हैं उपरोक्त सभी ना होता, और यहाँ पे पोषण की जगह आपको देता पर्यावरण और वंशानुक्रम से। देखो बात को समझना और अच्छे से समझना, अगर आपको यहाँ पे पोषण से हटा के दे देता पर्यावरण और वंशानुक्रम दोनों से, ठीक है, तो आप सी वाले को टिक मारते अगर ये वाला उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन आपका नहीं होता तो। बात को समझ गए, बिल्कुल ठीक बात है। जहाँ पे देखेंगे आप, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु बालकों में विषय के प्रति क्या उत्पन्न करना आवश्यक है। देखो शिक्षण को जब आप प्रभावी बनाएंगे तो आप बालकों के मन में क्या पैदा करेंगे, रुचि पैदा करेंगे, तभी तो बच्चे पढ़ने के उत्सुक होंगे। सहनशीलता कोई मार पीट थोड़ा ना रहे हो उनको, धैर्य रहिए उनको, कि आप उनके अंदर कोई ऐसी चीज़, धैर्य का मतलब हो गया उनको किसी चीज़ को सहन करने की आदत डालना। धैर्य यानी धैर्य करने का मतलब यही तो हो गया कि धैर्य का मतलब क्या होगा कि वो किस तरीके के वर्डों को अपने अंदर वो कर सकते हैं, ठीक है। आलस के मतलब आलसी बच्चे, आलसी बच्चे, आलसी बच्चे क्या करेंगे, पढ़ेंगे क्या, बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। रुचिकर बच्चे होने चाहिए, ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। दोबारा टिक कर लेते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। धैर्य रखने का मतलब आपका क्या हो जाएगा, वेट करने वाले बच्चे आपके वेट कर लेंगे कि हाँ भाई हमें ये चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। आ गया। धैर्य का मतलब आप किसी भी तरीके से निकाल लीजिए, बट मेरे अकॉर्डिंग धैर्य का मतलब वेट करना होता है कि हाँ आपने उनको समझा दिया, हाँ भाई ऐसा करना है, तो वो कहेगा हाँ जी ऐसे ही करना है, ठीक है। वो मतलब समझ जाएगा कि हाँ भाई ऐसा ही करना है, ठीक है। बच्चों को विज्ञान का शिक्षण किन रूपों में दिया जाना चाहिए। बच्चों को विज्ञान का रूप क्या करेंगे, शिक्षण आप किस रूप में देंगे, तो 44 वाले का जो ऑप्शन नंबर है, देखो प्रायोगिक दोनों ठीक है, सैद्धांतिक दोनों ठीक है, तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, फटाफट वीडियो कंप्लीट करते हैं। शैक्षिक प्रक्रिया का विचार निम्नलिखित के संदर्भ में किया जाता है। शैक्षिक प्रक्रिया का विचार निम्नलिखित के संदर्भ में किया जाता है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या उपरोक्त सभी। देखो यहाँ पे शैक्षिक प्रक्रिया का विचार निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में किया जाएगा, तो आपका डब्बा मैंने पहले बना दिया यहाँ पे, देखो उपरोक्त सभी, क्योंकि सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। अगर आप 46 वाले का आंसर देखेंगे, फटाफट देखते हैं एकदम ज़बरदस्त तरीके से। प्रारंभिक मानव की शिक्षा का संबंध था, प्रारंभिक मानव की शिक्षा का संबंध था, किससे हुआ होगा आप बताएंगे। यहाँ व्यवसायिक पक्ष से, नैतिक पक्ष से, धार्मिक पक्ष से, कौन से पक्ष से होगा, उपरोक्त सभी पक्षों को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो गया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभिभावकों में अपने बच्चों के प्रति अभिवृत्तियों का निर्माण कब होता है। अभिभावकों में अपने बच्चों के प्रति अभिवृत्तियों का निर्माण कब होता है, यानी जो अभिभावक होते हैं वो अपने बच्चों के प्रति कब अपनी अभिवृत्ति प्रकट करते हैं, उनका निर्माण कब होता है, तो देखेंगे आप 47 का जो ऑप्शन रहेगा उसके जन्म से पहले, ठीक है। उसके जन्म से पहले, उसके जन्म के तुरंत बाद नहीं होगा, बिल्कुल बाल्यावस्था से नहीं होगा, बचपन के तुरंत नहीं होगा, ठीक है। उसके जन्म से पहले, यानी उसके जन्म से क्या हो जाए पहले। डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जन्म के समय शिशु असामाजिक होता है, उदासीन होता है, सामाजिक होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है, ठीक है। 48 का जो ऑप्शन आपका रहेगा बी वाला रहेगा, बच्चा क्या होता है, उदासीन होता है, यानी उसे कुछ भी पता नहीं होता। साक्षात्कार होता है, देखो साक्षात्कार जो है 49 वाले का आप देखेंगे, 49 वाले का आप देखेंगे क्या होगा, ठीक है। 49 वाले का आप देखेंगे, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। साक्षात्कार होता है, ऑप्शन आपको देगा संप्रेषण से, फिर प्रदत्त विश्लेषण से, और ऑप्शन पढ़ लेते हैं नीचे वाले, आमने सामने बैठकर। कब से होता है, आमने सामने बैठकर वार्तालाप करने से। सी वाला दे रहा आंकड़ों के संग्रह विधि से, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर आमने सामने बैठकर हो जाएगा साक्षात्कार, यानी आप एक दूसरे के सामने बैठेंगे तभी तो आपका साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार का बात हो गई, यानी किसी से मिलने आप जा रहे हैं तो आप उसके सामने बैठ गए हैं, ठीक है, तो आपको उससे वार्तालाप करेंगे तो आप उसके बारे में जान जाएंगे, ठीक है। जिसे बोलते हैं नहीं, वो साक्षात मेरे सामने आके खड़ा हो गया, नहीं एकदम से आगे आके खड़ा हो गया, ठीक है। साक्षात करने का मतलब आपके सामने जो चीज़ है वही उसका आप साक्षात्कार करेंगे। आधुनिक वैज्ञानिक, आप थोड़े अपने शब्दों में समझ जाया करिए
ठीक है, कि मैं कहना क्या चाह रहे हैं हम, थोड़ा बिल्कुल सिंपल भाषा में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, उसको आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं, कोई ये नहीं है कि भाई मैंने ये वर्ड बोला है तो आप ही उसी वर्ड में समझें। आप हमें साक्षात्कार का मतलब आपको भी जानते हैं सभी बच्चे, साक्षात्कार कब होता है, किसी चीज़ से आप मिलना चाह रहे हैं या आपके सामने अचानक कोई चीज़ आ जाती है, आप कह रहे हैं यार ये तो बिल्कुल मेरे सामने आके खड़ी होगी, साक्षात बिल्कुल मेरे सामने ही आ गई है। ठीक है, आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की गंभीर समस्या है, आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की गंभीर समस्या है। 50 वाले का आंसर आप मारेंगे पर्यावरण प्रदूषण। इस टाइम पर्यावरण प्रदूषण की क्या बहुत भारी समस्या है। पर्यावरण को स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम से कब जोड़ा गया, यानी स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम से आपको इसको कब जोड़ा गया था, आप बताएंगे 51 वाले का आंसर वो है आपका 1970 से इसको जोड़ा गया था, किसमें, पाठ्यक्रम के उसमें। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है, 52 वाले का आप देखें, प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल बिना सोचे टिक करेंगे आप। आगे पढ़ते हैं, पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सके, पर्यावरण की समस्या को हल करने के लिए जो सबसे सर्वाधिक उपयोगी है वो आपका क्या होगा, सामान्य शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा या प्रत्यक्ष शिक्षा। तो देखो पढ़ क्या रहे हैं हम, पर्यावरण ही तो पढ़ रहे हैं, तो कौन सी शिक्षा जरूरी है, पर्यावरण है, बिल्कुल ठीक है। आगे आइए, औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का अर्थ, औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है 54 वाले का आप जज करेंगे, प्राथमिक से उच्चतर स्तर की शिक्षा। ठीक है, उच्च स्तर की शिक्षा। रुचि का ज्ञान, रुचि का ज्ञान शिक्षा में सहायक, अनुशासन बनाए रखने के लिए, पाठ्यक्रम निर्माण में अपव्यय व शोषण दूर करने के लिए उपरोक्त की। देखो 55 का मैंने आपको कहा है आंसर जज ना करना है तो कौन सा मारना है, उपरोक्त सभी, बिल्कुल मार दीजिए, क्योंकि सभी एक जैसे लग रहे हैं, कोई इसमें गलत है नहीं, तो उपरोक्त सभी हैं बिल्कुल। ठीक है, यहाँ देखिए सीखना व्यवहार के अर्जन में प्रगति की प्रक्रिया है, सीखना व्यवहार में अर्जन में प्रगति की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, तो आप इसका ऑप्शन नंबर मारेंगे ए वाला, ये शब्द बोला था स्किनर ने। सीखने में परिवर्तन होता है, सीखने से परिवर्तन होता है किसमें, व्यक्तित्व में, व्यवहार में, मूल प्रवृत्तियों में, उपरोक्त सभी में। देखो इसमें क्या है, थोड़े से कंफ्यूजिंग वर्ड हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो देखो जहाँ कंफ्यूजन वहाँ पे ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी लगा दो टिक करके, बिना सोचे समझे, बिल्कुल राइट आंसर है ये। व्यक्तित्व में परिवर्तन होगा, बिल्कुल सही बात है। व्यवहार में बदलाव आ जाएगा, जब दो आपको सही लग रहे हैं तो तीसरा वाला तो ऑटोमेटिक राइट हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जहाँ दो सही लगे उपरोक्त सभी आपका आंसर में हो तो बिल्कुल ठोक देना, लगा देना बिल्कुल टिक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया है, सीखने के जो नियम है उनका प्रतिपादन किसने किया है, वो आपका ऑप्शन नंबर 58 का हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने। बिल्कुल, सीखने का जो नियम है वो किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया था। नवीन अनुबंधन का सिद्धांत, देखो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं ये, नवीन अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, 59 वाले को आप देखेंगे ये किया था आपका स्किनर ने। देखो नवीन अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो स्किनर ने दिया था, बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। सीखने का नियम, सीखने के नियम हैं, सीखने का नियम क्या है आपका, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। देखो यहाँ पे 60 वाले का जो आपका है कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा आपका, इसमें ऑप्शन नंबर रहेगा ठीक। देखो अभ्यास से भी करें, तत्परता भी दिखाएंगे तो भी आपका, देखो दो ऑप्शन मैंने आपको पहले कह दिया, जहाँ दो सही वहाँ सारे सही। ठीक है, जब दो सही तो वहाँ सारे सही। एक बार नीचे दोबारा कर लेते हैं, थॉर्नडाइक और स्किनर हो गया है, 60 वाले पे आ गए हम। देखो यहाँ पे लिखा है व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है, व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है, तो यहाँ लिखें व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर कक्षा का वर्गीकरण, बालकों की रुचि को महत्व देना, विद्यार्थियों की ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना, उपरोक्त सभी। देखो इसका भी मुझे डी वाला ही लग रहा है, क्योंकि सभी क्या हैं, व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा से संबंध रखते हैं, तो यहाँ पे क्या जाए, उपरोक्त सभी। ठीक है, डी वाला मार दीजिए, बिल्कुल बिना सोचे समझे। जन्मजात विभिन्नता के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक है, देखो जन्मजात विभिन्नता के लिए प्रथम उत्तरदायी कारक है, शिष्य 2 वाले का देखेंगे, देखो वातावरण नहीं होगा, स्वास्थ्य नहीं होगा, प्रजाति नहीं होगी, होगा क्या, वंशानुक्रम। बिल्कुल राइट मारेंगे बी वाला, मतलब आप समझ गए होंगे, इसे समझाने की जरूरत नहीं है। किस प्रकार के विकास से बालक का व्यवहार समाज सम्मत बनता है, किस प्रकार के विकास से
हमारा बालक का जो व्यवहार होगा समाज सम्मत बनता है। ठीक है, तो उसका आंसर आप लगाएंगे 63 वाले का, सामाजिक विकास से। आगे आ जाते हैं। बच्चों के लिए संवेगों का महत्व है। बच्चों के लिए क्या है? संवेगों का महत्व है। 64 वाले का देखो, आनंद की प्राप्ति, बिल्कुल सही बात है। अच्छी आदतों का विकास, बिल्कुल सही है। सामाजिक समायोजन, देखो दो तो आपके बिल्कुल राइट होंगे, तो तीसरा वाला अपने आप राइट हो जाएगा, तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। यहाँ देखेंगे इस वाले का आंसर आपका क्या रहेगा? डी वाला। किंडरगार्टन प्रणाली में शिक्षक का स्थान, किंडरगार्टन प्रणाली में शिक्षक का स्थान होना चाहिए। 65 वाले की बात कर रहे हैं हम। सी वाला कौन सा रहेगा? पथ प्रदर्शक, बिल्कुल सही बात है। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, इसी में दूसरे टाइप का कुछ बस थोड़े से वर्डिंग चेंज है। उसमें पथ प्रदर्शित था, इसमें पथ प्रदर्शक आ गया है। यहाँ पे देखेंगे, सहज अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को स्वतंत्रता देना इस प्रणाली का प्रमुख सिद्धांत। सहज अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को स्वतंत्रता देना इस प्रणाली का प्रमुख सिद्धांत है। यह मान्यता किसकी है? किस प्रणाली की है? तो यहाँ देखेंगे आप 66 वाले में, 66 वाले का आंसर आप करेगा बी वाला, यानी मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली, जिसका क्या रहेगा? बी वाला रहेगा, मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली। वह गुण, देखेंगे यहाँ लिखा है, वह गुण जिसके बिना जीवन में कोई सफलता संभव नहीं है। नेगेटिव वाली बात आ गई। देखेंगे अब ईमानदारी तथा धन, देखो इसके बिना जीवन में कभी सफलता संभव नहीं है, ये हमें बताना है। पहला आपका ईमानदारी व धन, सामाजिकता व तथा चरित्र। देखो 67 वाले की बात कर रहा है, तो लिखें गंभीरता तथा परिश्रम। देखो ईमानदारी तथा धन, जरूरी नहीं है कि जिसके पास ईमानदारी और धन हो वही जीवन की सफलता को प्राप्त करे। सामाजिकता व चरित्र, ये भी बिल्कुल गलत बात है। गंभीरता होनी चाहिए, आदमी परिश्रमी होना चाहिए, सब चीज़ें हासिल कर लेगा। ठीक है, कक्षा में अध्यापक, आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। ठीक है, 67 वाले का सी वाला रहेगा। कक्षा में अध्यापक का लेक्चर सुनना है। देखो कक्षा में अगर कोई अध्यापक अपना कोई लेक्चर दे रहा है तो उसको सुनना हमारा क्या है? सूचनात्मक श्रवण इसे बोलेंगे हम। जोर दिया गया श्रवण नहीं होगा, मूल्यांकित श्रवण नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं तो वैसे भी नहीं होगा। जब पूछ रहा है कि कौन सा है तो हमें इन्हीं में से बताना पड़ेगा। देखो यहाँ पे शिक्षण का प्रथम चरण हमारा क्या होगा? पाठ्य पुस्तकों को, दूसरा पढ़ रहा हूँ मैं, पहला वाला पढ़ना है। पहले से योजना बनाना, 69 वाले का पहले से योजना बनाना प्रथम चरण क्या है? पहले से योजना बनाना। दूसरा वाला दे रखा ऑप्शन, पाठ्य पुस्तकों को सुसंगठित करना, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि जानना। देखो ये होगा नहीं, पढ़ाना है ना, शिक्षण को पढ़ाना है, तो बच्चों की पृष्ठभूमि से उसका कुछ लेना देना नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक को सुसंगठित करना, ये भी बिल्कुल गलत है। पहला वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यानी क्या होगा? पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाए। पहले से ही योजना बना लेना कि शिक्षण का प्रथम चरण होता है कि भाई पढ़ाना क्या है। 70 वाले पे आ गए हम, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या जानना आवश्यक है? अपने विद्यार्थी को अगर किसी अध्यापक को समझना है तो उसे क्या जानना होगा? बता देते हैं, बाल मनोविज्ञान जानना होगा, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति रखनी होगी, बच्चों का विषय के प्रति दृष्टिकोण रखना होगा। देखो ये तो बिल्कुल राइट है। ठीक है, उसके बाद देखो अगर उपरोक्त सभी भी हम टिक करते हैं तो उसके लिए रीज़न देख लेते हैं। बच्चों को समझने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, यानी टीचर ऐसा होना चाहिए, जो शिक्षण दे रहा है अध्यापक वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को समझे कि बच्चे क्या चाह रहे हैं, इस चीज़ को भी होना ज़रूरी है। जब दो राइट तो सभी राइट, डी वाला ऑप्शन आपका ऑलरेडी राइट। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप 71 वाला, छात्रों को प्रभावी ढंग से सूचनाएं संप्रेषित करने का एक माध्यम है। छात्रों को सही ढंग से सूचना संप्रेषित करने का एक माध्यम है। चार्ट्स एवं मानचित्र के माध्यमों से, ध्वनि युक्त फिल्म प्रोजेक्टर से, मौखिक उच्चारण एवं व्याख्या से, श्यामपट्ट प्रस्तुतिकरण से। 71 वाले का ऑप्शन नंबर आप लगाएंगे डी वाला, यानी श्यामपट्ट पे प्रस्तुत करना है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर स्कूल में आपकी प्रोजेक्टर फैसिलिटी उपलब्ध हो। ठीक है, उद्योग एवं वाणिज्य दोनों के लक्ष्य हैं। उद्योग एवं वाणिज्य जो हैं दोनों के लक्ष्य आपके क्या है? 72 वाले का आप देखेंगे क्या होगा? संपत्ति एवं लाभ, यानी बी वाला आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे श्यामपट्ट कार्य में छात्रों की सहभागिता होनी चाहिए।
अधिकतम, न्यूनतम, सामान्य या कह नहीं सकते। देखो क्वेश्चन कंफ्यूज कर दिया इसने। कह नहीं सकते होगा नहीं भैया, सामान्य होगी नहीं, न्यूनतम होगी नहीं, क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा। कंफ्यूज कर रहा है ना, कौन सा वाला ऑप्शन, ये वाला और ये वाला। कह नहीं सकते क्यों, कि हमें पता नहीं कि जब कक्षा में बच्चों को काउंट करके तो बिठाओगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ही होने चाहिए, अधिकतर जितने बच्चे उसमें आ जाएँ उतने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप इसके अंदर बैठाएंगे, सॉरी। दृश्य सर्व सामग्री कार्य करती है, एक उत्प्रेरक की तरह, एक साध्य की तरह, एक माध्यम की तरह, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो दृश्य श्रव्य सामग्री जो है हमारा क्या काम करेगी, एक उत्प्रेरक की तरह, ठीक है, किसकी तरह काम करेगी, एक उत्प्रेरक की तरह। ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का उद्देश्य होता है छात्रों में मुक्त ढंग से सीखने की योग्यता का विकास करना, छात्रों में क्या है, स्वतंत्र कौशलों का विकास करना। देखो जहाँ पे विकास करना पहले ही राइट हो गया, डी वाला मार दो। कुछ मत सोचो भैया, सब में विकास ही कर रहा है ये, ठीक है, कुछ मत सोचो, जहाँ विकास, प्रधान, अवसर ये सब आ गया तो डी वाला ऑप्शन अपने आप ही राइट हो गया। देखो हमारा आ गया 76 क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास, यह उद्देश्य कहा जाएगा। राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास क्या है, यह उद्देश्य कहा जाएगा किसको, शैक्षिक उद्देश्य को, राष्ट्रीय उद्देश्य को, विशिष्ट उद्देश्य को, या सामान्य उद्देश्य। कौन सा उद्देश्य होगा ये, 76 वाला हमारा ये है राष्ट्रीय उद्देश्य। ये कौन सा है, राष्ट्रीय उद्देश्य है, ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से हमने आज के वीडियो में कितने 73 क्वेश्चन अपडेट कर दिए हैं आपको। जो ईवीएस के पेडागोजी के क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आने के इनके चांस बहुत ज़्यादा हैं। 80 क्वेश्चन के समथिंग यानी 76 क्वेश्चन आपके सामने आज प्रस्तुत किए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो यानी जो कल की वीडियो है उसमें हम हिंदी की पेडागोजी के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी पेडागोजी में किस तरीके के प्रश्न आपके सामने लाए जाएंगे, यानी पेपर में जो आएंगे, कहने का मतलब ये है कि सामने लाए जाएंगे का मतलब क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में सामने आएंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको बिल्कुल परफेक्ट तैयारी करा दी जाएगी पेपर की, जिससे आपका पेपर क्रैक हो जाए और अच्छे से आप यूटेट एग्जाम को क्लियर करें। चैनल पे सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ठीक है, चैनल पे बने रहें मेरे साथ, ठीक है, और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।